સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું સ્વાગત છે. मां तव्हां सभिनी जी दिली आजियां कर्यां थी. आप सब सोच रहे होंगे कि भला मैं आप सबका स्वागत एक भाषा के बदले इतनी सारी भाषाओं में क्यों कर रही हूँ. तो उसका कारण है कि आज का हमारा विषय है भारतीय आर्य भाषाएं. और जब हम भाषाओं की बात करें तो हम बेशक एक भाषा, दो भाषा, 3 भाषा, 4 भाषाएं या 5 भाषाएं जानते हों, लेकिन दुनिया में तो बहुत सारी भाषाएं हैं. क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती होंगी? 100? नहीं. 500? ये भी नहीं. 1000? बिल्कुल नहीं. 2000? जी नहीं. अगर आपने 2000 तक का सोचा तो भी गलत सोचा है, क्योंकि पूरी दुनिया में 3000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं. भला ये बताइए कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती होंगी? 8-10 नहीं, 15-20 भी नहीं, 100 भी नहीं, 1500 से अधिक. आश्चर्य हुआ ना आपको ये सुनकर और ये जानकर? हम सब दुनिया देखते हैं, प्रकृति देखते हैं, पर भाषाओं की दुनिया देखना भी उतना ही ज़रूरी है. जितनी रोचक ये सारी दुनिया है, उतनी ही रोचक भाषाओं की दुनिया है, भाषाओं का परिवार है. तो पहले आज हम बात करते हैं भाषाओं के परिवार की, और जिस तरह हमारा परिवार बनता है, समाज बनता है, कुटुंब बनता है और देश बनता है, उसी तरह विश्व और देशों की जो भाषाएं हैं वो मिलकर भाषाओं के परिवार बनते हैं. तो आइए आज के हम इस विषय की शुरुआत करते हैं. ये है हमारी दुनिया. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर विश्व का ये नक्शा है, जिसमें अलग अलग भाषाएं दर्शाई गई हैं, और इसमें आपको कई रंग दिखाई दे रहे होंगे. ज़रा गौर से देखिएगा. भारत कहीं दिखाई दिया आपको? दिखाई दिया ना? तो भारत के साथ साथ विश्व के कई ऐसे देश हैं जिनकी भाषाएं मिल करके भारोपीय परिवार बनता है. भारोपीय में 2 शब्द समाये हुए हैं, भारत और यूरोप. आप सोचेंगे कहाँ रहा भारत और कहाँ रहा यूरोप? भला इनका कैसे परिवार हो सकता है? तो बच्चों, बेशक हो सकता है, और ये परिवार बनता है उनकी समानताओं के आधार पर. अब कैसी समानताएं? हम जब लोगों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रंग रूप की, कद काठी की, बातचीत की, स्वभाव की. उसी तरह भाषाओं का भी रूप होता है, रंग होता है, स्वभाव होता है, आकृतियाँ होती हैं. तो अब हम देखते हैं कि ये परिवार किस तरह बनते हैं. ये देखिए, भाषाओं का वर्गीकरण. भाषाओं का वर्गीकरण विशेषताओं की समानता के आधार पर होता है, और ये वर्गीकरण 2 तरह का होता है. जिस तरह हम करते हैं ना कि रंग रूप वाला व्यक्ति एक समूह, स्वभाव वाला व्यक्ति दूसरा समूह. तो पहला वर्गीकरण है आकृति मूलक वर्गीकरण, जो भाषा की रूपात्मक रचना जो है, उनकी संरचना, उनकी पद रचना, उनकी वाक्य रचना के आधार पर बनता है. और दूसरा है हमारे परिवार की तरह. परिवार का वर्गीकरण होता है रचना तत्व और उसके साथ साथ अर्थ तत्व के आधार पर, दोनों के आधार पर.
और इस वर्गीकरण में आकस्मिक समानता भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है, जैसा आपने अभी कहा कि एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ यूरोप के अन्य देश हैं, तो कई बार ये आकस्मिक समानता होती है और उस वजह से भाषाएं जो हैं वो हमें मिलती जुलती लगती हैं। कई बार जो मूल शब्दावली है, जिसे हम शिशु शब्दावली भी कहते हैं, शिशु शब्दावली है जो बच्चों के बोलने के शब्द हैं, माँ, पिता, बाबा, इस तरह के शब्द जो कई भाषाओं में कॉमन होते हैं, एक से होते हैं। भाषाई आगत जो है उसकी समानता होती है। कई बार उद्गम स्रोत जो हैं उनकी समानता भी होती है और इस वजह से भाषाओं का वर्गीकरण आकृतिमूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण होता है। अब हम बात करें फिर से संसार के भाषा परिवार की। संसार का भाषा परिवार ऐसे विद्वान भी हैं जिनका कहना है कि पूरी दुनिया में कुल एक ही भाषा परिवार है। भाषा वैज्ञानिक रे का ये कहना था और दूसरे भाषा वैज्ञानिक फ्रेडरिक मूलर, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भाषा परिवारों की संख्या 100 है। एक कहा एक परिवार, दूसरे ने कहा 100 परिवार। तो आखिर कितने परिवार गिने जाएं? तो जब भाषा वैज्ञानिकों ने खोज की, अपना कार्य किया, तो उन्होंने ये माना, इस वजह पर उन्होंने सहमति दर्शाई कि पूरी दुनिया में मुख्य 12 परिवार हैं और ये परिवार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारोपीय, सामी हामी, बंटू, द्राविड़, चीनी तिब्बती, यूरोल अल्ताई, मलय पालनेशी, काकेशी, ऑस्ट्रिक, जापानी कोरियाई, अमेरिकी, बुशमैन, सूडानी, पापुई और ऑस्ट्रेलियाई परिवार भी माने जाते हैं। अब दुनिया में जब मुख्य 12 परिवार हैं, 1 दर्जन परिवार, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि भला इन 12 परिवारों में से भारत में कितने परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। ये भाषाएं हैं भारोपीय, द्राविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं। अब हम अपने मूल मुद्दे पर आते हैं, वो है भारतीय आर्य परिवार की भाषा के बारे में बात करने से पहले भारोपीय या इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के बारे में जानना। हम इंसानों का स्वभाव है हर वस्तु को नाम देना, हर भावना को नाम देना, चाहे वो मूर्त हो चाहे अमूर्त हो। तो जब भाषा परिवारों की बात हो रही है तो इन भाषा परिवारों को अलग अलग नाम दिए गए। भारोपीय भाषा परिवार को जो पहले नाम दिए गए वो हैं इंडो जर्मनिक परिवार, आर्य परिवार, जेमेटिक परिवार। लेकिन आगे चलकर भारोपीय या इंडो यूरोपियन नाम सबसे अधिक सार्थक माना गया और वर्तमान में यही परिवार का नाम प्रचलित है। इन भारोपीय भाषा परिवार को भाषा विज्ञानी वॉन ब्रेडके जो थे, उन्होंने 2 समुदायों में बांटा और उन्होंने उसके नाम रखे केंतुम और सतम। आप सोचेंगे केंतुम और सतम का आखिर अर्थ क्या है? दोनों का ही अर्थ है 100। अर्थ एक है, लेकिन ये शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के हैं। केंतुम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 100 और सतम अवेस्ता भाषा का शब्द है, इसका अर्थ भी है 100। फिर भला जब दोनों शब्दों का अर्थ एक है तो फिर 2 समुदायों में बांटने की ज़रूरत क्या हुई? तो इसका एक बहुत आसान जवाब है, वो है भाषा विज्ञानी वॉन ब्रेडके ने इन वर्गीकरण को व्याकरण और ध्वनि के आधार पर किया था। क वर्ग की जो ध्वनि वाली भाषाएं हैं उनको उन्होंने केंतुम समूह में रखा और जिन ध्वनियों का क वर्ग के बदले स, श, ज या ह में परिवर्तन हो गया, उन ध्वनियों वाली भाषाओं को उन्होंने सतम समूह में रखा था। केंतुम समुदाय जो है उसके उप परिवार हैं
ग्रीक, इटैलिक, केल्टिक, जर्मनिक, तोखारी और हित्ती। जबकि सतम समुदाय जो है उसके उपपरिवार, उनके नाम हैं बाल्टोस्लाविक, आर्मेनियन, अल्बेनियन और आज जिस पर हम बात करने वाले हैं वो हमारा आर्य भाषा परिवार, जो सबसे महत्वपूर्ण उपपरिवार है। इसी उपपरिवार में विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक संस्कृत का भी समावेश होता है। इस आर्य उपपरिवार की भी 3 शाखाएं हैं, ईरानी शाखा, दरद शाखा और भारतीय शाखा। अब हम अपने जो मूल हमारा विषय है उसकी ओर बढ़ रहे हैं, भारतीय आर्य परिवार की भाषाएं। विश्व में अगर 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं तो भारतीय आर्य परिवार की भाषाओं का जो इतिहास है वो 3500 वर्ष से भी पुराना इतिहास है और इसको 3 खंडों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय है ईसा पूर्व 1500 से ईसा पूर्व 500 वर्ष तक और इसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत भाषाओं का महत्व रहा। मध्यकाल को बांटा गया है ईसा पूर्व 500 से ईसवी सन 1000 तक, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का समावेश होता है और आधुनिक काल जो है वो ईसवी सन 1000 से शुरू होकर अभी 2016 वर्तमान तक चल रहा है। इसमें उपनागर, आभीर और ग्राम्य भाषाओं का समावेश होता है। अब हम इन जो काल हैं इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानें। जैसा मैंने बताया, प्राचीन काल ईसवी पूर्व 1500 से ईसा पूर्व 500 तक, और इसके 2 रूप हमें मिलते हैं, एक है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जैसा नाम से ही जाहिर है कि ये वेदों की भाषा थी। वेद जब रचे गए, कब रचे गए, कैसे रचे गए, कहाँ रचे गए, लेकिन उनकी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा थी। और दूसरा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत वेदों की रचना के बाद जो अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई और उपनिषद रचे गए, उनकी जो संस्कृत है उसको लौकिक संस्कृत कहा जाता है। अब दूसरा काल और वो है मध्यकाल। इस मध्यकाल को 3 कालों में बांटा गया है। पहला है पाली काल, जो ईसा पूर्व 500 से शुरू होता है और ईसवी सन के प्रारंभ तक चलता है। पाली काल में भगवान बुद्ध द्वारा पाली भाषा में दिए गए उपदेशों का और सम्राट अशोक के अभिलेखों का समावेश होता है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं और वे हैं वैदिक ध्वनियों ऋ, लृ, ए, औ, श, श और विसर्ग का लोप होना। दूसरा, ए के बदले ए और ओ के बदले ओ का उच्चारण। उदाहरण के तौर पर कैलाश, उसको कहा जाता था कैलाश, और गौतम तो उसको कहा जाता था गौतम। व्यंजनांत के बदले यह भाषा स्वरांत शब्द रूपों वाली थी। 3 वचन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग के बदले 2 ही वचन बचे और 8 कारकों की जगह पर सिर्फ 6 कारक जो हैं वो इस भाषा में समाविष्ट हुए। दूसरा जो काल है वो है प्राकृत काल। प्राकृत काल जो है उस शब्द का जो संबंध है वो है प्रकृति से। इसका एक और अर्थ है मूल होना या कृत्रिम न होना, अर्थात अकृत्रिम होना। इस काल को साहित्यिक प्राकृत काल भी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत जो है वो आचार्यों की भाषा थी और प्राकृत जनसाधारण की। संस्कृत का जो दायरा था वो थोड़ा सीमित था, लेकिन प्राकृत तक आते आते जनसाधारण तक ये भाषा पहुंचने लगी। प्राकृत का एक और अर्थ भी माना जाता है, जिसका अर्थ है पहले की।
अगर इसका अर्थ पहले की माना जाए तो फिर इसे संस्कृत से भी पूर्व की माना जाएगा और यह भी माना जाएगा कि संस्कृत प्राकृत का ही एक संस्कार युक्त रूप है। प्राकृत काल की और बात करें हम तो प्राकृत के भी कुछ भेद मिलते हैं, कुछ रूप मिलते हैं और वे हैं मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत और पैशाची प्राकृत। जिस तरह हमने पाली की विशेषताएं जानी थी उसी तरह हम कुछ विशेषताएं इन प्राकृत भाषाओं की देखें। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पाली की तरह र और ल इन ध्वनियों का लोप हो गया, ड़ और ढ़ इनका प्रयोग होने लगा। वचन प्राकृत में ही दो प्रकार के ही रहे और स्वराघात का प्रयोग नहीं होता था। एक और अन्य विशेषता है कि ऊष्म ध्वनियों में से कहीं श का और कहीं स का प्रयोग होने लगा। न का परिवर्तन ण में हो गया और तद्भव शब्द जो हैं उनकी संख्या में बढ़ावा हुआ और देशज शब्दों का भी विकास हुआ। तीसरा काल है अपभ्रंश काल। यह काल ईस्वी सन 500 से ईस्वी सन 1000 तक चलता है। अपभ्रंश का अर्थ जाने तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट या अपभ्रष्ट या बिगड़ा हुआ। अब आप कहेंगे कि भला भाषा कैसे बिगड़ सकती है? तो कई बार जब भाषा में परिवर्तन आते हैं तो उनको विकास वाला रूप भी कहा जाता है और उनका बिगड़ा हुआ रूप भी कहा जाता है। और ये बिगाड़ किस तरह हुआ? संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश तक। और इस अपभ्रंश काल को अवहत, अवहट, अवहठ आदि शब्दों का मूल जो है वो अपभ्रंश ही माना जाता है। यह धारणा है कि साहित्यिक प्राकृतों के समांतर भारत के अन्य भूभागों में जो अन्य प्रचलित लोक व्यवहार थे उनकी भाषाओं का साहित्यिक स्वरूप जरूर उस समय रहा होगा और उन्हीं को विविध अपभ्रंश के नाम से